बच्चों नमस्कार। मैं डिस्कवरी फिजिक्स क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है वान डी ग्राफ जनित्र। वान डी ग्राफ जनित्र क्या है और इसका जो वर्णन है निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत हमको करना है। एग्जाम में इसमें से कोई भी 2 पॉइंट पूछे जा सकते हैं। इसमें से इन 2 टॉपिक के ऊपर या 2 पॉइंट के ऊपर आपको लिखना रहता है। 5 मार्क का होता है ये। तो हम देखते हैं कि वान डी ग्राफ जनित्र होता क्या है। तो जैसे इसके नाम से क्लियर है, वान डी ग्राफ जनित्र। ये वान डी ग्राफ एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक जनित्र बनाया था, तो उनके नाम के आधार पर ही इसे वान डी ग्राफ जनित्र कहा गया। तो वान डी ग्राफ जनित्र क्या है? इस जनित्र को अब हम और जनरेटर भी कहते हैं। तो वान डी ग्राफ जनित्र क्या है? तो वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसी विद्युत उत्पादक मशीन है जिसकी सहायता से 10 लाख वोल्ट या उससे भी अधिक विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है। अब इस वान डी ग्राफ जनित्र का हम पहले सिद्धांत देखते हैं कि सिद्धांत क्या है। इस वान डी ग्राफ जनित्र का सिद्धांत क्या है? तो वान डी ग्राफ जनित्र का जो सिद्धांत है वो नुकीले भागों की क्रिया पर आधारित होता है। जैसे कोई चालक है और इस चालक का कोई सिरा नुकीला है। अब यदि इस चालक को हम आवेश देते हैं, जैसे हमने इसको धनावेश दे दिया, तो ये धनावेश इस चालक के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। फिर हमने पृष्ठ घनत्व सिग्मा पढ़ा था। सिग्मा इक्वल हमारे पास में होता है Q/A। इससे स्पष्ट होता है कि जो पृष्ठ घनत्व सिग्मा होता है वो चालक के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात यदि A का मान कम है तो सिग्मा का मान अधिक होगा और A का मान अधिक है तो सिग्मा का मान कम होगा। वैसे यहाँ पे देखें तो A का मान कम है, इन नुकीले सिरों पर क्षेत्रफल का मान कम है, तो इन सिरों पर पृष्ठ घनत्व सिग्मा का मान अधिक हो जाएगा। तो अब जब वायु के कण किसी आवेशित चालक के इन नुकीले सिरों के संपर्क में आते हैं तो जो वायु के कण है, ये वायु के कण भी यहाँ पे आवेशित हो जाते हैं और आवेशित होने के पश्चात इन प्लस सिरों से प्रतिकर्षित होकर ये दूर चले जाते हैं और इनका स्थान लेने के लिए वायु के नए कण आते हैं और यही प्रक्रिया लगातार चलते रहती है। तो वायु के कणों द्वारा ये आवेश के बाहर जाने की जो क्रिया होती है, इस क्रिया को हम कहते हैं संवहन विसर्जन। जो वायु के कण हैं जो इस चालक के नुकीले सिरों के संपर्क में आएंगे और आवेशित होकर दूर चले जाएंगे, तो इस प्रकार वायु के कणों द्वारा आवेश के बाहर जाने की क्रिया को हम कहते हैं संवहन विसर्जन। और इस वायु की संवहन धारा को हम कहते हैं यहाँ पे वैद्युत पवन। वायु की जो संवहन धारा है जिसमें आवेश होता है, उस संवहन धारा को हम क्या कहते हैं यहाँ पे? वैद्युत पवन कहते हैं। ये हमने यहाँ पे नुकीले भागों की क्रिया को समझा। अब इस वान डी ग्राफ जनित्र का सिद्धांत समझते हैं। तो वान डी ग्राफ जनित्र का जो सिद्धांत है वो किसी चालक के नुकीले भागों की क्रिया पर आधारित है। यदि किसी चालक का कोई सिरा नुकीला है तो नुकीले सिरों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व अधिकतम होता है, अतः उससे विद्युत पवन उत्पन्न होने लगते हैं। यह इसका सिद्धांत, जो इसका फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब हम इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं, नामांकित चित्र। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये 5 नंबर का आता है एग्जाम में। नामांकित चित्र, तो चित्र जैसे कि आप लोग इसमें देख रहे होंगे, तो यहाँ पे हम लिखते भी चलेंगे कि चित्र में क्या है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ये चित्र में। सबसे पहले देखिए यहाँ पे, तो इसमें लगभग ये 5 मीटर व्यास का धातु का एक खोखला गोला एस होता है। इस गोले को हम स्फेयर कहते हैं अंग्रेजी में। तो उसके
एस को हमने यहाँ पे लिखा है धातु का खोखला गोला, तो इसको हमने लिख दिया यहाँ पे एस क्या है, तो ये धातु का ये खोखला गोला। चित्र में एस जो है वो धातु का खोखला गोला, इसका व्यास कितना है, तो ये लगभग 5 मीटर का इसका व्यास है। अब ये जो धातु का खोखला गोला है, ये 2 विद्युत रोधी स्तंभ यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे। इन विद्युत रोधी स्तंभ को हम यहाँ नाम दे देते पी। स्तंभ को हम कहते हैं पिल्लर, तो पिल्लर के पी को हमने यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे लिख देते पीपी क्या है, तो इसको हम लिख देते हैं ये विद्युत रोधी स्तंभ। तो ये विद्युत रोधी स्तंभ है, इनकी जो ऊंचाई है वो लगभग होती है 15 मीटर। तो धातु का जो खोखला गोला एस है लगभग 15 मीटर ऊंचे विद्युत रोधी स्तंभों पी पर टिका रहता है। इसमें 2 घिरनियां होती है, इस घिरनियों को हमने P1 P2 कह दिया। P1 P2 है ये घिरनियां, घिरनियों को हम अंग्रेजी में कहते हैं पुली, तो पुली को हमने P से दर्शा दिया, तो एक पुली को P1 से और दूसरी पुली को P2 से। इन घिरनियों के ऊपर से रबर या रेशम का बना हुआ एक बेल्ट गुजरता है। इस नीचे की घिरनी P1 को हम एक अन्य मोटर के द्वारा, मशीन के द्वारा घुमाते हैं, जिसके कारण ये जो बेल्ट होता है ये तीर की दिशा में घूमने लगता है। इसमें धातु की 2 कंघियां C1 और C2 होती है। कंघी को हम कहते हैं अंग्रेजी में कॉम, तो इस कॉम के C से हमने इसको दर्शाया है। तो जो C1 होगी इसको हम कहेंगे यहाँ पे ये फुहार कंघी, और जो C2 है इसको हम कह देंगे यहाँ पे संग्राहक कंघी। फुहार कंघी C1 का संबंध हमने उच्च तनाव की बैटरी के धन से कर दिया, वहीं संग्राहक कंघी C2 का संबंध हमने गोले S के आंतरिक तल से कर दिया। तो ये हो गई इसका नामांकित चित्र। रचना के बारे में एग्जाम में यदि आता है तो आप इस डायग्राम को देखकर लिख देंगे कि चित्र में वान डी ग्राफ जनित्र की संरचना या रचना दिखाई गई है। इसमें लगभग 5 मीटर व्यास का धातु का एक खोखला गोला S होता है, जो लगभग 15 मीटर ऊंचे विद्युत रोधी स्तंभों P पर टिका रहता है। इसमें 2 घिरनियां P1 और P2 होती है, जिसके ऊपर से रबर या रेशम का बना हुआ एक बेल्ट गुजरता है। नीचे की घिरनी P1 को एक अन्य मशीन के द्वारा या मोटर के द्वारा घुमाया जाता है, जिससे बेल्ट तीर की दिशा में घूमने लगता है। इसमें 2 धातु की कंघियां C1 और C2 होती है। C1 को फुहार कंघी और C2 को संग्राहक कंघी कहा जाता है। फुहार कंघी C1 का संबंध हमने उच्च तनाव की बैटरी के धन से कर दिया है, जबकि संग्राहक कंघी C2 का संबंध हमने गोले S के आंतरिक तल से कर दिया है। इस गोले S से आवेश के क्षरण को रोकने के लिए इसे एक लोहे के टैंक में बंद कर दिया जाता है। इसके अंदर वायु जो होती है वो अत्यधिक दाब पर भरी हुई होती है। इसके पश्चात इस टैंक का संबंध हमने यहाँ पे पृथ्वी से कर दिया। ये हो गई इसकी रचना। अब रचना के पश्चात हम देखते हैं इसकी कार्यविधि कि वान डी ग्राफ जनित्र की कार्यविधि क्या है। तो वान डी ग्राफ जनित्र की कार्यविधि देखें तो फुहार कंघी C1 का संबंध उच्च तनाव की बैटरी के धन से होता है, अतः कंघी C1 के नुकीले सिरों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व अधिकतम होता है, जिससे विद्युत पवन चलने लगते हैं। इस विद्युत पवन के कारण बेल्ट के सामने का जो भाग होता है ये धनावेशित होता है। बेल्ट का यह भाग जब घूमकर संग्राहक कंघी C2 के सामने पहुंचता है तो प्रेरण द्वारा कंघी C2 के सिरा पर ऋणावेश और इस गोले S के बाह्य तल पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। चूंकि
हम देख रहे हैं कि संग्राहक कंघी C2 के सिरों पर ऋणावेश प्रेरित होता है, तो इस ऋणावेश के कारण पुनः विद्युत पवन चलने लगते हैं जो इस बेल्ट के धनावेश को समाप्त कर देते हैं। अतः बेल्ट का वह भाग जो पुली P2 से या घिरनी P2 से गुजरता है अनावेशित हो जाता है और अनावेशित बेल्ट का यह भाग घूमकर पुनः फुहार कंघी C1 के सामने आता है। यही प्रक्रिया आगे चलते रहती है। इस प्रकार गोला S अधिक से अधिक आवेश प्राप्त करता है, फलस्वरूप उसका विभव 10 लाख वोल्ट या उससे भी अधिक हो जाता है। तो ये हो गई इस वान डी ग्राफ जनित्र की कार्यविधि। अब इसके बाद में इसके उपयोग क्या है, तो जैसे कि हम इसमें देख रहे हैं इसमें कि हमने जो विभवांतर उत्पन्न किए 10 लाख या उससे भी अधिक, तो कहने का तात्पर्य इसका पहला उपयोग क्या हो गया कि उच्च विभवांतर उत्पन्न करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। दूसरा हम लिख देंगे प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा कणों को त्वरित करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा इसका उपयोग नाभिकीय भौतिकी में किया जाता है, नाभिकीय भौतिकी में। और इसके पश्चात इसका दोष क्या है, इस वान डी ग्राफ जनित्र में क्या ड्रॉबैक्स है, क्या कमियां हैं, उस दोष को हम देख रहे हैं। तो इसकी सबसे बड़ी कमी तो ये है कि इसका जो आकार होता है वो बहुत बड़ा होता है। जैसे हम देखिए विद्युत रोधी स्तंभ की जो ऊंचाई होती है लगभग 15 मीटर होती है और इस गोले का व्यास होता है 5 मीटर। तो इस प्रकार हम देखें तो इसकी टोटल जो ऊंचाई हो जाएगी वो हो जाती है 20 मीटर। तो बड़ा आकार होने के कारण ये असुविधाजनक होता है, अर्थात इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में हमें कठिनाई का सामना करना पड़ता है। दूसरा हम देखें इसमें उच्च विभवांतर उत्पन्न होता है और उच्च विभवांतर के कारण से यह खतरनाक होता है। थैंक यू।